व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आई एम श्योर आपने अभी तक मेरे इतने सारे लेक्चर्स तो देख ही लिए कि एटलीस्ट आपको मेरा नाम तो याद हो ही गया होगा। एंड जो स्टूडेंट अभी की वीडियो से हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम है श्रेया एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गेट नॉलेज विद श्रेया पर। सो आई होप कि आपने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वेक्टर कैलकुलस के इंट्रोडक्शन लेक्चर वो आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। एंड जो बेसिक टर्म्स थी हमारी चैप्टर वेक्टर कैलकुलस में वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो आज से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेन पोर्शन ऑफ वेक्टर कैलकुलस जहाँ से हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो चलिए अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेक्टर कैलकुलस का सबसे पहला हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसा कि आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, वेक्टर मतलब ये जैसी भी क्वांटिटी होगी लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इनके पास ये वाली क्वांटिटी के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। एंड डिफरेंशियल सेकेंड टर्म है हमारे पास डिफरेंशियल। सो जब हमने फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर किया था तो हमको अच्छे से पता है कि डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, ऐसा इक्वेशन या टर्म जिसके अंदर क्या हो डेरिवेटिव कोफिशिएंट्स आ जाए। ओके, सो दो टर्म्स से हमने ये वाले टर्म को समझने की कोशिश करी। एक ऑपरेटर मतलब तो आपको पता ही है, जैसे प्लस माइनस वगैरह ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे ये एक ऑपरेटर है। तो हम ये वाली टर्म से क्या समझ रहे हैं, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। मतलब वेक्टर मतलब ये जो भी चीज़ है अभी हम पढ़ेंगे मतलब वो कैसी होगी, वेक्टर होगी, इसके पास डायरेक्शन भी होगा एंड मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। सेकेंड टर्म डिफरेंशियल मतलब ये वाली टर्म जो भी होगी उसके अंदर क्या होगा, डेरिवेटिव कोफिशिएंट जरूर आएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंशियल लिखा हुआ है। ओके, एंड ऑपरेटर मतलब एक नॉर्मल जैसा ऑपरेटर होता है, ये उस टाइप का ऑपरेटर है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं उल्टा ट्राइंगल, ठीक है, या फिर उल्टे ट्राइंगल के ऊपर हम एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर किसी भी टर्म के ऊपर हम एरो लगा देते हैं उसका मतलब है कि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि वो वाली टर्म कैसी है, वेक्टर है। ओके, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ बताई थी। अब यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो ये सिंपल नॉर्मल ट्राइंगल से भी, मतलब ये उल्टे ट्राइंगल की हेल्प से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप उसके ऊपर एरो लगा के भी शो कर सकते हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये वाले चैप्टर में ये बहुत ऑब्वियस है, मतलब बहुत जनरली अंडरस्टूड सी टर्म है ये कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, हमेशा वेक्टर ही होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, इसे नॉर्मल उल्टे ट्राइंगल की हेल्प से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। गॉट इट? आपको अभी तक का लेक्चर अच्छे समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के कुछ और भी नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में दूसरे नाम की हेल्प से भी पूछी जाती है और हम कंफ्यूज होने की वजह से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। चलिए, तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को कभी कभी हम डेल ऑपरेटर कहते हैं एंड कभी कभी हम वेक्टर ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। तीसरा नाम क्या है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। एक बात और कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम कभी कभी नेबुला ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आप पूछोगे कि डेल ऑपरेटर मतलब वेक्टर ऑपरेटर मतलब वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब तीनों चीज़ सेम है। कोई सी भी चीज़ है तो आपको इनडायरेक्टली क्या निकालना है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको क्या निकालना रहेगा, हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, चलिए अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसके नाम में ही वेक्टर है तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। आपको समझ में आया अभी तक? चलिए ठीक है। अब आप सोचोगे कि श्रेया अभी तक तो तुमने हमको बहुत सारी चीज़ें बता दी कि इसको ये कहते हैं वो कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू है हमारे पास वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर इज इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू आई कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आई इंटू जेड कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटू के कैप। ये होता है हमारी डेल ऑपरेटर की वैल्यू। तो आप बोलोगे कि ये क्या, ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि हमें एक्सेस प्रोवाइड करेगा। मतलब ये स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हम आने वाली जो टर्म्स रहेगी जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे ग्रेडियंट हो गए, डाइवर्जेंस हो गए, कर्ल हो गए, ये सारी चीज़ें जो भी हम निकालेंगे वो हम डेल ऑपरेटर की हेल्प से ही निकालेंगे। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में वैसे वैसे आपको इसका यूज़ समझ में आता रहेगा। ओके, तो ये वाली वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि हमारी डेल ऑपरेटर की या फिर वेक्टर ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है। ओके, ईजी है। चलिए, आई होप आपको अभी तक का हमारा डेल ऑपरेटर या फिर वेक्टर ऑपरेटर कहे आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा
नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ओके, स्केलर फील्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली थी, तो अगर आपको स्केलर फील्ड में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर से चेकआउट कीजिए, आपको स्केलर फील्ड अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, मतलब जो स्केलर फील्ड है उसका हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। इसको हम डिनोट करते हैं ग्रेड की हेल्प से। ओके, आपको टेंशन नहीं लेना है कि थोड़ा नाम टफ लग रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। सपोज कीजिए हमारे पास एक स्केलर फील्ड है एफ करके, हमको क्या करना है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट इज नथिंग बट क्या करना है आपको, स्केलर फील्ड का क्या निकाल देना है, डेल निकाल देना है। डेल ऑपरेटर की हेल्प से आपको स्केलर फील्ड निकाल देना है। जैसे आपको लग रहा होगा कि थोड़ी टफ चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई सी भी स्केलर फील्ड है और आपको कहा है कि ग्रेडियंट निकालना है उसका, तो आप क्या करोगे, डेल ऑफ स्केलर फील्ड, जो भी गिवन स्केलर फील्ड है उसका क्या निकाल दोगे, आप डेल निकाल दोगे। ठीक है, मतलब ये निकाल दोगे। ओके, यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखी है कि अगर हमारे पास एफ करके कोई स्केलर फील्ड है तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट हमें निकालना है। तो यह मैं कह रही हूँ कि ग्रेडियंट मतलब क्या है, डेल ऑफ स्केलर फील्ड। यहाँ पर स्केलर फील्ड क्या है, एफ, तो यहाँ पर क्या हमारे पास क्या हो गया, डेल ऑफ एफ, क्योंकि एफ क्या है हमारे पास, स्केलर फील्ड है। ओके, सेम डेल की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमने लिख दी इनटू एफ। अब यहाँ देखिए एफ हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, एंड हमारे पास डेल ऑपरेटर कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी में है। तो स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट कैसा आएगा, वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर इनटू स्केलर, तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो ऐसा पूछते हैं कि स्केलर फील्ड की ग्रेडियंट कैसी होगी, स्केलर होगी या वेक्टर होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारे पास ग्रेडियंट क्या आता है, वेक्टर आता है। ठीक है, ओके, भले ही हम यहाँ पर स्केलर फील्ड ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेडियंट में हम निकाल रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, हमारे पास डेल ऑपरेटर का। और डेल ऑपरेटर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है। ओके, तो हमने क्या करा, ये स्केलर क्वांटिटी थी तो हमने क्या करा, नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एफ जो है वो तीनों टर्म्स को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही किया है, तीनों टर्म्स को एफ हमने दे दिया, और यही क्या हो गया हमारा पास, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ओके, ये वाली बात याद रखना, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी, हमारा वेक्टर ऑपरेटर एंड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अब इससे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को हम थोड़े और अच्छे से समझते हैं। इसको मैं रब करती हूँ, एक्चुअली मैं एक साथ बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखती क्योंकि फिर थोड़ी सी राइटिंग वगैरह में ब्लरनेस हो जाती है। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट लिखा था, मतलब इधर साइड बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, तो एक्चुअली वो क्या हुआ, थोड़ी सी जगह पे ब्लर हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब थोड़े बड़े बड़े लेटर्स लिखेंगे ताकि आपको क्लियरिटी मिले। ओके, तो हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को और अच्छे से समझते हैं, उसका ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं एंड उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, तो आपको इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा हो, वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे ज़रूर से नोट डाउन कीजिए एंड देन मैं फिर इसके बाद ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को अच्छे से आपको समझाती हूँ। ओके, सो गाइस चलिए अब हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं विद जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड और स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि जियोमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है, कि अगर हम ग्रेडियंट ऑफ किसी स्केलर फील्ड निकाल रहे हैं तो वो एक्चुअली में कौन से टाइप का वेक्टर निकल रहा है। ओके, तो लेट अस सपोज कि एक हमारे पास स्केलर फील्ड है एफ, उसका हमने निकाला ग्रेडियंट, तो हमारे पास वो आता है नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, आप किसी भी फील्ड का अगर आप किसी भी स्केलर फील्ड का अगर आप ग्रेडियंट निकालते हो तो वो कैसा वेक्टर आएगा, नॉर्मल टू द आपकी जो भी फील्ड गिवन है वो। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास एक फील्ड है स्केलर फील्ड, अगर मैंने इसका ग्रेडियंट निकाला तो वो कुछ इस टाइप से आएगा, नॉर्मल टू द हमारी जो स्केलर फील्ड गिवन है वो। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि अगर आपके पास कोई सी स्केलर फील्ड है एंड अगर आप उसका ग्रेडियंट निकालते हो तो वो कुछ नॉर्मल आएगा, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस आएगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर का ही वेक्टर नॉर्मल निकले, मतलब वो हो सकता है यहाँ का नॉर्मल वेक्टर निकले, यहाँ का निकले, यहाँ का निकले, ये बात श्योर नहीं है। लेकिन इतनी बात श्योर है कि ये जो वेक्टर हम निकालेंगे
ग्रेडियंट ऑफ हमारी स्केलर फील्ड वो हमेशा कैसा आएगा, सरफेस के नॉर्मल आएगा, मतलब सरफेस नहीं कह सकते तो स्केलर फील्ड हम कहेंगे। स्केलर फील्ड के हमेशा कैसे आएंगे, वो नॉर्मल आएगा। ओके ठीक है, आपको इतनी बात समझ में, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, ग्रेडियंट ऑफ एफ मतलब जो कि स्केलर फील्ड है हमारी, इज वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एफ। वही बात मैंने जो आपको कही वो मैंने लिखी है। अगर हमारे पास स्केलर फील्ड है, उसके लिए हमने ग्रेडियंट ऑफ हमारा स्केलर फील्ड निकाला, तो वो कैसा वेक्टर रहेगा, नॉर्मल टू द स्केलर फील्ड। ओके गॉट इट। सेकेंड, अगर जो हमने ग्रेडियंट निकाला है हमारे स्केलर फील्ड का, अगर उसका हम मैग्नीट्यूड को देखें तो ये मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, जो रेट ऑफ चेंज रहेगी इस वेक्टर के अलॉन्ग, रेट ऑफ जो चेंज रहेगी उसके इक्वल रहेगा। आपको अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा वो ये वाला पॉइंट, जैसे हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट अभी के लिए आप याद रख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर कोई सी भी स्केलर फील्ड हमें दी हुई है और हमें उसका ग्रेडियंट निकालने के लिए कहा गया है, तो वो जो हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड निकालेंगे वो हमेशा नॉर्मल टू द स्केलर फील्ड आएगा। गॉट इट, पहला पॉइंट क्लियर। एंड सेकेंड पॉइंट ये है, ये जो नॉर्मल वेक्टर है अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये किसके इक्वल रहेगा, रेट ऑफ चेंज के इक्वल रहेगा। समझ में आया? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ओके, हमें स्केलर फील्ड गिवन है एंड हमें कहा गया है कि ग्रेडियंट ऑफ गिवन स्केलर फील्ड हम निकालो 8.1 - 2n - 1। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो हमें पता है ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड किसके इक्वल होता है, डेल ऑफ दैट स्केलर फील्ड। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल हो जाएगा, डेल ऑफ फाई। ठीक है, अब हमें पता है कि डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, डेल बाय डेल एक्स आई के प्लस डेल बाय डेल वाई जे के प्लस डेल बाय डेल जेड के। ये हमारी वैल्यू होती है किसकी, वेक्टर ऑपरेटर की। चलिए ठीक है, हमारे पास स्केलर फील्ड कौन सी दी हुई है, फाई। फाई की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 3x² y माइनस y³ z²। ओके, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्म है हमारी स्केलर फील्ड वो क्या होगा, हर एक टर्म को मिल जाएगी सेपरेटली। ठीक है, मतलब ये जो पूरा फाई है हमारा गिवन फाई, वो ये वाली टर्म को भी मिलेगा, ये वाली टर्म को भी मिलेगा, ये वाली टर्म को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली हम तीनों टर्म्स को बांट देते हैं। चलिए, तो मैं इसे हटाकर तीनों टर्म्स को बांट देती हूँ। आपको प्रॉपर लिखना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, मुझे लेटर्स थोड़े से बड़े लिखने हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 3x² y माइनस y³ z² एंड i के एज इट इज। सिमिलरली हम जे के एंड के के कोएफिशिएंट के साथ भी करेंगे, प्लस डेल बाय डेल y 3x² y माइनस y³ z²। ओके, इनटू में के जे के प्लस डेल बाय डेल y 3x² y माइनस y³ z² इंटू के। ओके, ये हमारे पास ये टर्म को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, अब आपको क्या करना है, इस टर्म को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z। ओके ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन कैसा करना है आपको, पार्शियली। चलिए, तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट करना है, x तो यही वाली टर्म में, ये वाली टर्म में x है क्या, नहीं, तो ये कैसे ट्रीट होगी, एज अ कांस्टेंट। आपको पार्शियल डिफरेंशियल आया होगा, आता होगा अच्छे से, तो आपको अगर नहीं आया तो आप बेसिक से समझ लीजिए। मैं आई थिंक ये मेरे लेक्चर्स में 2 से 3 बार समझा चुकी हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी। चलिए, हमको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो वही टर्म्स को हम कंसीडर करेंगे जिसमें x प्रेजेंट है। अदरवाइज जिस टर्म में x प्रेजेंट नहीं है तो वो कैसे ट्रीट करेंगे हम, एज अ कांस्टेंट, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में। ओके,
तो यहाँ पर हमको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो वही टर्म्स को हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जिसमें नहीं है उसको क्या करेंगे मेजर कांस्टेंट, मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर स्क्वायर है तो ये 2 आगे आ जाएगा और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा 6xy आई के, क्योंकि इसमें x नहीं था तो ये टर्म कैसी हो गई 0, तो ये टर्म का हमने क्या करा डिफरेंशिएशन जो कि आया ये 6xy एंड आई के एज इट इज। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है तो हमें वही टर्म्स देखना है जिसके अंदर y है, अदरवाइज जिसमें y नहीं है वो क्या होगी हमारी कांस्टेंट और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। चलिए सेम इसमें y है तो ये वाले टर्म का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x², ओके, एंड इसके अंदर भी है तो ये क्या हो जाएगा -3y² z² इंटू जे के, ओके, प्लस अब हमें क्या करना है ये वाली टर्म को z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो ये वाली टर्म में z है क्या, नहीं है, तो ये वाली टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। ये वाली टर्म को हम करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2y³ z इंटू के, ओके। ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ हमारे गिवन स्केलर फील्ड निकल आया 6xy प्लस 3x² माइनस 3y² z² इंटू जे के प्लस 2y³ z के। और हमारे पास मतलब ग्रेडियंट ऑफ गिवन स्केलर फील्ड आ चुकी है, तो हमारा आंसर यहीं पर ड्रॉप हो जाता, लेकिन हमें क्या बोला गया है हमको ग्रेडियंट निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पर 1, -2 एंड -1, मतलब x की जगह पर 1, -2 किसकी जगह पर रखना है y की जगह, z इज टू -1। ये हमें x y z के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या बोला गया था ग्रेडियंट निकालने के लिए, तो हमने ग्रेडियंट तो निकाल दिया, अब हमें जो पॉइंट बोला है वो पॉइंट्स को पुट अप कर दो एंड दैट्स इट। तो हमारे पास ग्रेडियंट है एंड हमारे पास वैल्यूज है x y z की, तो x y z की वैल्यूज हम यहाँ पुट अप कर देंगे, ठीक है। 6 x की जगह पे क्या रखना है 1 एंड y की जगह पे -2 आई कैप एज इट इज प्लस 3 x² की जगह क्या रखना है 1 का स्क्वायर जो कि होगा अल्टीमेटली 1 माइनस 3 y² की जगह पे -2 का स्क्वायर एंड z² की जगह पे अल्टीमेटली 1 का स्क्वायर आएगा जो कि होगा 1 इंटू जे के प्लस 2 y³ की वैल्यू मतलब -2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब इंटू z की वैल्यू हमारे पास -1, ओके। चलिए इंटू के, ओके। मैं इसे रब करती हूँ क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा मैसी दिख रहा है, यस दिख रहा है। चलिए मैं इसके आंसर ही बता दूँ क्या डायरेक्ट, मैंने सॉल्व किया था इसे। एक काम करती हूँ इसे रब कर ही देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर मैं इसे रब करके आंसर अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं, ओके। क्योंकि अब इसका काम हो चुका है, आपने आई होप इसे नोट डाउन कर लिया होगा। एंड इसके बाद हमने इसके रिलेटेड और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स रिलेटेड एक और क्लैरिटी आ जाएगी, ओके। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस चलिए अब हम इसमें वैल्यू पुट हमने कर दी है एंड हमें नेट आंसर निकालना है बस, ओके। चलिए सो एक बार मैं देख लेती हूँ हमने करेक्ट वैल्यूज पुट अप की है ना। एक सेकेंड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमको z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना था, तो यहाँ पर माइनस का साइन हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये वाले टर्म का माइनस आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हुआ z² का डिफरेंशिएशन 2z एंड y³ एज इट इज, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, ओके। वो एक्चुअली क्या नीचे लिखने में क्या प्लस ही लगा दिया। आई होप आप कंसीडर करोगे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक। चलिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -12 ग्रेडियंट ऑफ 5 विल बी -12 आई कैप प्लस 3 into 1
मतलब 3 माइनस, एंड -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू जे कैप माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ 8 इंटू माइनस ऑफ 1 के कैप। गॉट इट? ये हमारे पास वैल्यू है, तो ये हो जाएगी -12 आई कैप प्लस 4 12 माइनस 3 दैट इज -9, तो ये जे कैप माइनस -8 एंड -1 क्या हो जाएगा प्लस का 8 प्लस 16 के कैप। ये क्या हो गया हमारे पास आंसर, ग्रेडियंट ऑफ 5 8 गिवन पॉइंट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, ये डिफरेंशिएशन करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ी सी जैसे यहाँ पर अपने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई एक माइनस की, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा चेंज हो जाता। ओके चलिए, तो अब मैं इसे रफ करके एक और क्वेश्चन लिखती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन लिखते हैं, वेयर इज माय मार्कर। चलिए, आपको क्वेश्चन दिया और पूरा क्वेश्चन लिखूं। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है 5, मतलब एक स्केलर फील्ड दी हुई है जिसकी वैल्यू है x, y, z²। ओके, अब आपको कहा गया है x, y, z² एक स्केलर फील्ड है, उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपको दिया है, आपको फाइंड करने के लिए दिया गया है, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास इधर पे सॉल्व करते करते स्पेस कम हो जाती है। हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीजिंग 8, हमें पॉइंट भी दिया गया है जिसकी वैल्यू है 1 0 एंड 3। हमें एक स्केलर फील्ड दी हुई है फाई इज इक्वल्स टू x, y, z² एंड उसके लिए हमें ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीजिंग फाइंड करना है 8.103। ओके, तो देखिए मैंने जब आपको जियोमेट्रिकल मीनिंग समझाया था तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे कि जो भी हम स्केलर फील्ड के लिए ग्रेडियंट निकालेंगे वो कैसा होगा, हमेशा नॉर्मल वेक्टर होगा टू द स्केलर फील्ड। ओके, पहली बात ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, थोड़ी सी ना टंग स्लीप हो जाती है मेरी। पहली पॉइंट यही था हमारा कि नॉर्मल वेक्टर निकलता है टू द स्केलर फील्ड, एंड सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर उस ग्रेडियंट का हम मैग्नीट्यूड निकाले तो वो चीज़ हमें क्या देगी, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब वो रेट ऑफ चेंज में रेट ऑफ इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, किसी भी टाइप का चेंज हो सकता है, लेकिन वो हमें किससे मिलता है, ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर मैंने रफ कर दिया, थोड़ा पीछे अगर देखोगे, रिवाइंड करके देखोगे तो मैंने सेकेंड पॉइंट में यही लिखा था कि जो ग्रेडियंट हमारा निकलता है उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो हमें क्या देता है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंक्रीजिंग पूछा है, तो इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ही निकालना है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज, और यहाँ पर क्या दिया है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग। तो हमें समझ आ रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग निकालने के लिए, मतलब रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, क्योंकि ग्रेडियंट के ही मैग्नीट्यूड से हमें क्या मिलता है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें स्केलर फील्ड दी हुई है, आपको क्वेश्चन को डिकोड करना आ गया, मैं आपको क्वेश्चन की एक रीड लगा देती हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीजिंग फाई इज इक्वल्स टू x, y, z² एट द पॉइंट 103। ओके, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको क्वेश्चन तो आप कर लोगे, आप सिर्फ समझोगे हम यहाँ पर ग्रेडियंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से ही हमें क्या मिलता है, ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से हमें मिलता है रेट ऑफ चेंज, एंड यहाँ पर भी हमें क्या पूछा है, इनडायरेक्टली रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट, एंड हमें पता है कि ग्रेडियंट की वैल्यू होती है डेल ऑपरेटर इनटू गिवन स्केलर फील्ड
जो कि है यहाँ पर पाई इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स। डायरेक्ट लिख दूँ मल्टीप्लाई करके? एक काम करती हूँ, मैं लिख देती हूँ जेके प्लस इंटू हमारी स्केलर फील्ड जो कि है एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब ये जो स्केलर फील्ड है उसका मल्टीप्लाई हम ये तीनों टर्म्स में करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू जे के प्लस डेल बाय डेल जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू के। ओके, ये हमारे पास है। मैं थोड़ी सी इंक डाल देती हूँ जब तक आप ये सॉल्व कीजिए। सॉल्व, आई होप आपका सॉल्व हो गया होगा अभी तक। मेरी इंक भी डल चुकी है। चलिए अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना हमें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर इंटू आई कैप। गॉट इट। सेकेंड टर्म, ये वाली टर्म को हमको किसके रिस्पेक्ट करना है, वाई के रिस्पेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स इंटू जे कैप, ठीक है। क्योंकि वाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 एंड एक्स जेड स्क्वायर एज इट इज। फिर अब हमें क्या करना है, ये वाली टर्म को जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2z। तो मैं 2 को आगे लिख रही हूँ एंड जेड यहाँ पर, एंड ये हो गया हमारा के। ओके, तो हमारे पास ग्रेडियंट तो निकल आया, ठीक है। हमारे पास जो गिवन स्केलर फील्ड थी उसके लिए हमने ग्रेडियंट निकाल लिया, मतलब जो हमारे पास फील्ड थी उसके लिए हमने नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया है। और हमें अब क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीजिंग, मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना है। एंड रेट ऑफ चेंज हमें किसकी हेल्प से मिलता है, ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से। ओके, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट भी दिया हुआ है 103। तो स्पेसिफिक पॉइंट पर हम क्या करते हैं, पहले ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, देन उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, हमारे पास रेट ऑफ चेंज। तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है 103, तो x की जगह पर 1, y की जगह पर 0 एंड 3, और z की जगह पर आपको क्या रखना है 3। ओके, चलिए इसमें y है तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये और पूरी टर्म 0, एंड इसमें भी y है, तो जब हम y की वैल्यू पुटअप करेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 एंड ये भी 0, बची कौन सी टर्म, इसमें अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे 1 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा 9 जे के, ठीक है। अब हमारे पास ग्रेडियंट निकल आया है, कितना आया है 9 जे के। कौन से पॉइंट पे हमने निकाला, 103। अब यही पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग, मतलब रेट ऑफ चेंज। और वो चीज़ हमें कैसे मिलती है, ग्रेडियंट जो हमारा निकाला है उसके मैग्नीट्यूड की हेल्प से। एंड हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि किसी भी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो इस चीज़ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड। ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर सपोज आर वेक्टर है जिसकी वैल्यू ये है, तो हमारे पास मोड ऑफ आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, मतलब आई जे एन के कोफिशिएंट को पहले स्क्वायर करो, सम करो एंड देन रूट लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब हम मैग्नीट्यूड क्यों निकाल रहे हैं, मैं आपको इसीलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन को डिकोड करके आना चाहिए। एग्जाम में ये चैप्टर से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से हमें लगता है कि कुछ और चीज़ पूछी है, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर रेट ऑफ चेंज अगर आपको कहीं भी पूछा है, चाहे रेट ऑफ चेंज
इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमको एक वर्ड पकड़ना है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अगर आपको रेट ऑफ चेंज क्वेश्चन में पूछा है, किसी भी टाइप की रेट पूछी हो, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अपवर्ड, डाउनवर्ड, जैसी भी पूछी हो, लेकिन रेट ऑफ चेंज अगर पूछा है तो आपको उसके लिए ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। एंड देन उसके लिए आपको अगर कोई पॉइंट दिया है तो आप पॉइंट की वैल्यू पुटअप कीजिए, देन उसके मैग्नीट्यूड की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो हमारे पास हमने वैल्यू रखे, ये वैल्यूज निकाली ग्रेडियंट ऑफ हमारी स्केलर फील्ड की। अब हमें रेट ऑफ इंक्रीजिंग चाहिए, मतलब रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो क्या करना है, हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, यहाँ पर आप लिखना रेट ऑफ इंक्रीजिंग विल बी रूट में 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, जो कि स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे 9। तो हमारे पास रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या आ गया, 9, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जे की टर्म थी। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ भी तो ये ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ये टर्म क्या हो गई, 0i के प्लस 9 जे के प्लस 0 के, इस टाइप की टर्म हुई। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 81 ही आ जाएगा रूट में, और ये बाहर आके क्या हो जाएगा, 9। और यही क्या था, हमसे पूछा गया था। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि हमने क्या दिया हुआ था और हमने क्या निकाला और क्यों निकाला। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ होमवर्क करने के लिए। चलिए, मैं पूछ क्यों रही हूँ, आपको करना ही है होमवर्क का क्वेश्चन, इसका आंसर भी मैं देख लेती हूँ। चलिए, मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दे देती हूँ। बेसिक, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। और मैं रफ कर रही हूँ अब। ये वाला नहीं, थोड़ा टफ वाला देती हूँ, x³ z²। ठीक है, आपके पास स्केलर फील्ड दी हुई है एंड आपको फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1 1 1। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है, x³ z² एंड 1 1 1 पे आपको निकालना है। ठीक है, आई होप कि आप वो जल्दी निकाल लोगे। एंड अभी अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से कमेंट कीजिए इसका आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, एक न्यू टॉपिक, एंड आल्सो इससे रिलेटेड कुछ और टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, रेडियंट से रिलेटेड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रूफ करने वाले आते हैं, वैसे हम क्वेश्चन देखेंगे। एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इससे ही रिलेटेड है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।